Hey guys, welcome to my channel Commerce Bandhu. As you know, today is the second day of 21 days commitment series. फर्स्ट डे पर हमने डिसोल्यूशंस की बेसिक समझी, डिसोल्यूशन क्या है, इसके मोड्स क्या होते हैं और बेसिक्स कितने अकाउंट्स बनते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है और रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज डोंट वरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। फर्स्टली आप वो वीडियो देखिए, तभी आज का वीडियो आपको क्लियर होगा, अदरवाइज आज वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्टली आप डे 1 का वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डे 2 के लिए चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हो कि मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है। मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि पार्टनरशिप फर्म के जितने भी चैप्टर है, अगर आपको उन्हें अच्छे से समझना है तो थोड़ी बैलेंस शीट क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैंने बैलेंस शीट की हेल्प ली है, सो दैट कि मैं आपको अच्छे से ये चैप्टर डिसोल्यूशन वाला समझा सकूं। तो इधर लायबिलिटीज है और इधर असेट्स है। तो फिक्स एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती है जो रियलिटी में एसेट है ही नहीं, इन्हें हमने ये एसेट सिर्फ मान लिया है, ये डीम्ड एसेट्स है, ये एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, इनके बदले में हमें कैश रियलाइज नहीं हो सकता है। हमें फिक्स एसेट के बदले में कैश रियलाइज हो सकता है, करंट एसेट्स के बदले में कैश रियलाइज हो सकता है, बट फिक्टिशियस एसेट के बदले में कैश रियलाइज हो ही नहीं सकता। तो फिक्टिशियस एसेट एक तरह से ये समझ लो पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस है। बस अपने माइंड में रखो कि ये एक तरह से पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस है। तो हम पहले इन एसेट्स को, सबसे पहले तो हमारा स्टेप 1 होगा, इन एसेट्स को हम वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। वसूली बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है और सारी एसेट्स को क्या होना है, सोल्ड ऑफ होना है। तो सोल्ड ऑफ करने के लिए इसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो स्टेप 1 हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी एसेट्स होती है उनका नेचर होता है डेबिट, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उनका नेचर होता है क्रेडिट। ये नेचर है, ये रूल है, ये आपको समझना चाहिए। नहीं आता था तो अब समझ में आ गया, डोंट वरी। अब हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। हम असेट्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जितनी भी एसेट्स है हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। रियलाइजेशन का मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि एसेट्स को ट्रांसफर करना है हमें कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर किसी भी आइटम को हमें ट्रांसफर करना होता है कहीं भी, तो हमें उसको पलटना पड़ता है। आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। एक गिलास में वाटर है, आपको उसे दूसरे गिलास में पलटना है, डालना है, पोर करना है। तो आप ग्लास को इसी तरह लेके जाओगे ना, यानी उसे पूरा पलट दोगे, तभी तो वाटर इस वाले गिलास में आएगा। तो इसी तरह अगर हमें एसेट्स को ट्रांसफर करना है तो हमें उसे पूरी तरह से ऐसे पलट देना पड़ेगा। मींस एसेट्स को अपोजिट कर देना पड़ेगा। अपोजिट करने का मतलब क्या है, इसका नेचर डेबिट है ना, इसको हमें क्रेडिट कर देना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज को हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स में तो उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। अगर वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो सारी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा टू, पहली एसेट कौन सी है, गुडविल, इसको कर देंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें दूसरी एसेट कौन सी है, पेटेंट, इसको कर देंगे। द थर्ड वन इज लैंड एंड बिल्डिंग,
इसको कर देंगे, फिर प्लांट एंड मशीनरी इसको कर देंगे, देन फर्नीचर इसको कर देंगे ट्रांसफर। आफ्टरवर्ड्स करंट एसेट शुरू हो जाती है, तो इसको भी ट्रांसफर करना है, बिंदास होके, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी एसेट ट्रांसफर होगी टू बिल्स रिसीवेबल। कम ऑन, समझ में आ रहा होगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को हमेशा ग्रॉस में ट्रांसफर करना है। सर ये ग्रॉस क्या होता है, अभी आगे मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। प्रीपेड एक्सपेंस, इसको भी बिंदास होके ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एसेट को नहीं करना है, वो बताता हूं। फिर आती है एक्रूड इनकम, फिर है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि ये सारी एसेट्स रियलाइजेशन में इसलिए ट्रांसफर हो रही है क्योंकि इसके बदले में हमको कैश मिल सकता है या मिलेगा। लेकिन कैश इन हैंड ये तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, तो ये ट्रांसफर क्यों होंगी? इनको रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है कैश इन हैंड को, इसको रियलाइज करने की, फिर मैं बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है, इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। गॉट इट? तो ये सारी एसेट ट्रांसफर हो गई। अब आता है कि इसके सामने अमाउंट क्या लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में जो ये अमाउंट लिखे होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। तो जितनी भी एसेट है वो बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। Okay, now we will discuss about the liabilities. Okay, तो liabilities को डिस्कस करते समय हम लोग ये समझेंगे कि कौन सी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। जैसे हम लोगों ने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, एज सेम एज हम लोग लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट हम लोग सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम लोग केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं, हम लोग केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, तो वो लाइबिलिटी मतलब सिंपल सा एक कंसेप्ट समझना, आपने फर्म ने, मींस आपने मतलब फर्म ने उधार लिया है, किससे? आउटसाइडर से। हमने उधार लिया है, हमने मींस फर्म ने उधार लिया है, पार्टनर्स ने नहीं, फर्म ने। हम लोग पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं, तो फर्म ने उधार लिया है, किससे उधार लिया है? कम ऑन, किससे उधार लिया है? आउटसाइडर से, यानी बाहरियों से। तो ये यहां से लेकर, बैंक लोन से लेकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक, ये सारी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। इन्हें हमें ट्रांसफर करना है कहां? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इन्हें हमें पेड ऑफ करना है। जैसे एसेट्स सोल्ड ऑफ करनी है, तो वसूली भाई का काम है सारी एसेट्स को वो बेचे और पैसा वसूल करे, और उस पैसे से वो लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर दे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी एसेट्स जो मैंने बताई वो ट्रांसफर हो जाएंगी, उसके बाद लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी। और कौन सी लाइबिलिटीज? केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बिसाइड्स दैट कोई भी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। और किस वैल्यू पर होगी? बुक वैल्यू, एज सेम एज जैसे कि हमारी एसेट्स हुई थी, सेम बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी होती है उसी वैल्यू पे ट्रांसफर होगी। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे, यानी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो आपकी डेबिट हो जाएंगी। कौन सी लाइबिलिटीज? फिर मैं बोल रहा हूं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आएगा क्या? बैंक्स लोन, फिर आएगा क्रेडिटर्स, फिर आपका आएगा बिल्स पेबल, फिर आपका आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सब डेबिट हो जाएंगे, ये सब डेबिट हो जाएंगे। और कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप 1 में हम लोगों ने असेट्स को ट्रांसफर किया है और स्टेप 2 में हम लोगों ने किसको ट्रांसफर किया है, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है। अब जो बचे हुए अकाउंट है जैसे फिक्टिशियस एसेट, रिजर्व एंड सरप्लस, एज, लोन, कैपिटल और कैश इन हैंड, इनका क्या बताता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट की। तो हम लोग स्टेप 3 में आ जाते हैं। जो भी हमारी फिक्टिशियस एसेट है भाई, ये कैश में तो रियलाइज हो नहीं सकती है, तो क्या करेंगे, तो वसूली भाई का कोई काम नहीं है, यानी ये रियलाइजेशन में इसका कोई काम नहीं है। तो ये फिर जब इसका काम वसूली भाई के पास नहीं है तो मरता क्या ना करता, इसे बेचारे पार्टनर्स को ही लेना पड़ेगा, इसे बेचारे पार्टनर्स को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वसूली भाई केवल उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करता है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फिर ठीक है, इन्हें हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम इन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर एसेट्स का नेचर डेबिट होता है और जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्रेडिट कर देंगे। कहां क्रेडिट करना है, पार्टनर्स capital account debit to heavy advertisement expense to deferred revenue expenditure, हमने ट्रांसफर कर दिया, ये भी ट्रांसफर कर दिया। फिर अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी एक लायबिलिटी है जिससे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो पार्टनर अब ले जाएंगे। ये प्रॉफिट सेट असाइड रखा हुआ था किसी कंटिंजेंसी के लिए, लेकिन वो वहां पे यूज नहीं हुआ, कोई घटना घटित हुई नहीं ऐसी। तो ये जो प्रॉफिट है जनरल रिजर्व, ये पार्टनर्स अपने साथ ले जाएंगे। तो ये एक लायबिलिटी है जनरल रिजर्व। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन जब इन्हें ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, जब इन्हें ट्रांसफर करते हैं किसी में भी तो ये डेबिट हो जाती है। एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, जब इन्हें ट्रांसफर करते हैं तो ये क्रेडिट हो जाते हैं। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर करते समय क्या हो जाता है। तो अब हम स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 मतलब हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस की बात करने जा रहे हैं। मींस हम जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। प्लीज उसमें हम लोग जनरल रिजर्व लिखा हुआ है एक पार्ट, वो ट्रांसफर हो रहा है। मैंने फिर बताया लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और जब ट्रांसफर होती है तो डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे और भी नाम हो सकते हैं, फ्री रिजर्व हो सकता है, वो भी ऐसे ही जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व भी दिया गया है। आखिर ये वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट में है। पहले मैं नॉर्मल सारी जर्नल एंट्रीज आपको बता देता हूं, फिर वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व को कैसे डील करना है, कैसे उसकी जर्नल एंट्री बनानी है और इसका क्या मीनिंग होता है, मैं सारी बात आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो फिलहाल आई होप सो कि स्टेप 4 तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं एज लोन की कैपिटल। तो एज लोन को अगर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। कहां का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, हम लोगों को 4 अकाउंट बनाने होते हैं। जैसा मैंने बोला था, हमें 4 अकाउंट बनाने होते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, फर्स्ट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, ओके, द थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द फोर्थ वन इज कैश या बैंक।
मैंने कहा था कि कैश बनेगा कि बैंक बनेगा, तो यहाँ पे कैश इन हैंड दिया गया है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। अगर कैश एट बैंक दिया होता तो बैंक अकाउंट बनाते। सिंपल सा अभी ये कंसेप्ट समझो, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और अगर सिर्फ बैंक दिया होता तो भी बैंक अकाउंट बनता, और सिर्फ कैश दिया होता तो केवल कैश अकाउंट बनता। आई होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये एज लोन, ये ओपनिंग बैलेंस की तरह हमारे पार्टनर्स लोन में ये एज लोन चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। ठीक है, ये कैपिटल ये भी ओपनिंग बैलेंस में चली जाएगी। कहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, यहां पर चली जाएगी, कैपिटल यहां पे चली जाएगी। और ये जो कैश इन हैंड है ये भी ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। कहां पर? ये भी कैश में चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। तो अब हमने सारी जितनी भी एसेट्स थी, जितनी भी लायबिलिटीज थी, सबको हमने ट्रांसफर कर लिया है, जो भी हमारे 4 अकाउंट बनने हैं। तो आई होप सो स्टेप 4 तक आपको जनरेंटी समझ में आ गई होगी और कहां ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होते एक आइडिया मिल गया होगा। जब हम पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एज लोन का ओपनिंग बैलेंस क्या ट्रांसफर हो रहा है, या कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या ट्रांसफर हो रहा है, या कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। ओके, वेल गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा? स्टेप 1 में जो एसेट्स हमने ट्रांसफर की थी उन्हें हम स्टेप 5 में सोल्ड ऑफ कर देंगे। सोल्ड ऑफ कर देंगे तो कैश रियलाइज हो जाएगा, इधर उन्हें पार्टनर भी टेक ओवर कर सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि स्टेप 5 में हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो स्टेप 5 में जो एसेट्स हमने ट्रांसफर की थी स्टेप 1 में, वो स्टेप 5 में वो सोल्ड ऑफ हो जाएंगी। जो हमारे वसूली भाई है यानी रियलाइजेशन अकाउंट है, वो इन एसेट्स को सोल्ड ऑफ कर देंगे। तो सोल्ड ऑफ करने से इधर हमें कैश रिसीव्ड हो जाएगा, और अगर हमारी एसेट से कैश रियलाइज नहीं हुआ तो कोई एसेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, जिसे कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। इधर एसेट सोल्ड ऑफ हो जाएंगी तो कैश रियलाइज होगा, और एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। दोनों ही केसेस में वसूली भाई अपना काम पूरा करेंगे। मींस रियलाइजेशन अकाउंट में ये दोनों एंट्री, चाहे एसेट्स सोल्ड ऑफ होके कैश रिसीव्ड हो, चाहे एसेट सोल्ड ऑफ होके पार्टनर टेक ओवर कर ले, दोनों ही केस में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। तो इनकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आपको समझनी है कि कौन सी एसेट्स बिकेंगी और किस प्राइस पर बिकेगी। इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे एडजस्टमेंट में लिखी होंगी। बैलेंस शीट के नीचे आप देखते हो कुछ लिखा रहता है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। जो नोट लिखे रहते हैं बैलेंस शीट के नीचे उन्हें जनरली क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में ही लिखा होगा कि कौन सी एसेट्स के नाम के साथ कौन सी एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेंगे और कौन सी एसेट से कैश रियलाइज होगा और कितना कैश रियलाइज होगा। ये सारी क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे एडजस्टमेंट में मींस बैलेंस शीट के नीचे दी होगी। ओके, अब कुछ ऐसी एसेट्स होंगी जिनकी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी ही नहीं होंगी। मींस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो एसेट्स आपको दिख रही है जिन्हें हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उसमें से मान लो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो सोल्ड ऑफ हुई है कि नहीं हुई, उसे पार्टनर ने टेक ओवर किया है कि नहीं हुआ है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो एसेट बिकी ही नहीं, तो उसकी बेचने वाली हम लोग एंट्री को नहीं बनाएंगे किसी भी कीमत पर। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे आई
होप सो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं नोट में एक लिख देता हूं सो दैट कि आपको याद रहेगा, और आप भी जो नोटबुक यूज कर रहे हो, अगर पढ़ने में कर रहे हो ना, आई होप सो कर रहे होंगे, तो उस नोटबुक में आप लोग ये पॉइंट्स और ये जन एंट्री नोट कर रहे हो, उसी में ये नोट लिख लेना, इफ द इंफॉर्मेशन regarding assets sold off bracket में given in adjustment, then assets are considered to be sold off, otherwise not। अगर इंफॉर्मेशन एसेट के सोल्ड ऑफ से रिलेटेड गिवन होगी, कहां, एडजस्टमेंट में, तो एसेट्स वो एसेट्स जिनकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उन्हें यह कंसीडर किया जाएगा कि वो सोल्ड ऑफ हो गई, अदरवाइज नॉट। सोल्ड ऑफ का मतलब है कैश रिसीव हो जाएगा या पार्टनर टेक ओवर कर लेगी, दोनों का मतलब ही मैं सोल्ड ऑफ ले रहा हूं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो प्लीज ये नोट डाउन कर लो। अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, अगर एसेट्स सोल्ड ऑफ करने से कैश रियलाइज हो रहा है तो क्या रिसीव हुआ, कैश, या बैंक होता तो बैंक लिख देते। टू, एसेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट्स को वसूली भाई ने अपने पोजीशन में ले लिया है, तो एसेट्स की जगह पे यहां क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। गुड। और नेक्स्ट वन, अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो थोड़ा सा चेंज आएगा, कैश की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और हमारे वसूली भाई टू रियलाइजेशन पूरे फुल फॉर्म में ये हो जाएगी। तो अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। Okay, now we will discuss about the liabilities in step number 6. Step number 6 में अब हम liabilities के paid off होने से related बातें कर रहे हैं। Step 2 में जो liability हमने ट्रांसफर की थी कहां, वसूली भाई के पास यानी realization के पास, अब वो बिक नहीं रही है, सॉरी, अब वो पेड ऑफ हो रही है। तो स्टेप 6 में हम उन्हें समझेंगे। ओके, स्टेप 6 में अब हम समझेंगे कि लायबिलिटीज पेड ऑफ हो रही है। तो लायबिलिटीज पेड ऑफ होगी तो दो कंडीशन होगी, या तो कैश में पेड ऑफ होगी और पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, दोनों कंडीशन में। तो लायबिलिटीज पेड ऑफ करना है यानी उधार तो वापस करना ही करना है, या तो कैश में करेंगे, नहीं तो पार्टनर जिम्मेदारी ले लेगा, भैया मैं पे कर दूंगा, तुम चिंता मत करो फर्म, तुमने मेरा इतने दिनों तक ख्याल रखा, अब जाते जाते मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा और लायबिलिटीज को क्या कर दूंगा, पेड ऑफ कर दूंगा। तो लायबिलिटीज के केस में मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने असेट्स के केस में आपको एक बात बताई थी कि लायबिलिटीज पेड ऑफ तो होंगी और उसकी इंफॉर्मेशन भी कहां दी होगी, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट मींस बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी रहती है उसे हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। तो लायबिलिटीज पेड ऑफ हो रही हैं। अब कुछ लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि ये लायबिलिटी इस प्राइस पर क्रेडिटर को, सपोज आई गिव यू द एग्जांपल, क्रेडिटर्स को हमने 4,000 रुपए दे दिए, तो क्रेडिटर्स को हमने 4,000 रुपए देकर रफा दफा कर दिया। बैंक लोन वालों का 1 लाख का लोन था, उन्हें भी पूरे 1 लाख दे दिए, तो भैया बैंक लोन वालों को भी रफा दफा कर दिया। लेकिन बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ कहा ही नहीं एडजस्टमेंट में। तो एसेट के केस में कहते हो भैया अगर कुछ नहीं कहोगे तो हम मानेंगे वो एसेट सोल्ड ऑफ नहीं हुई। लेकिन लायबिलिटी उल्टी है, लायबिलिटी कहती है कि भैया अगर मेरे बारे में नहीं भी लिखोगे, अगर आपने मेरे बारे में एडजस्टमेंट में गिवन नहीं किया है कि मैं कितने में पेड ऑफ हो रही हूं, तो भी आपको मुझे पेड ऑफ करना है। इट मींस whether it is mentioned in the adjustment regarding the liability paid off or not, you are required to pay off
the assets, whether it is given or not. I am again repeating, whether it is given or not, आपको पेड ऑफ करना ही करना पड़ेगा। किसके केस में? लायबिलिटीज के केस में आपको पेड ऑफ करना ही पड़ेगा, चाहे लिखा हो एडजस्टमेंट में या ना लिखा हो। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बैंक लोन 1 लाख का है, हमने उन्हें 90,000 दे दिया है, इंफॉर्मेशन कहां गिवन होगी? एडजस्टमेंट में। क्रेडिटर्स 5,000 के हैं, हमने उन्हें 5,000 दे दिया, ये इंफॉर्मेशन कहां गिवन होगी? एडजस्टमेंट में। बिल्स पेबल के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वेदर इट इज गिवन और नॉट, जाओ चूल्हे भाड़ में, मुझे तो पेड ऑफ करना ही पड़ेगा, आपको मुझे पेड ऑफ करना ही पड़ेगा। एसेट्स के केस में जब लिखा होगा तभी सोल्ड ऑफ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, बट लायबिलिटीज के केस में लिखा होगा तो उस वैल्यू पे करेंगे, नहीं लिखा होगा तो भी पेड ऑफ करेंगे। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे पेड ऑफ करेंगे। तो यहां पे एक नोट लिख देता हूं, जैसे एसेट्स के रिगार्ड में लिखा था, इफ any of the information is given in adjustment regarding paid off liabilities, then liabilities will be paid off। पेड ऑफ का मतलब है चाहे उन्हें कैश में पेड ऑफ करे, चाहे पार्टनर टेक ओवर कर ले। एंड इफ इंफॉर्मेशन is not given regarding paid off for any liability, then also we are required to pay off the liability। इट मीन्स कि अगर लिखी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पेड ऑफ कर दोगे। पेड ऑफ का मतलब या तो कैश में लिखा होगा तो कैश में कर देंगे, अगर पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर में कर देंगे। नहीं लिखा है तो भी हमें पेड ऑफ की एंट्री बनानी पड़ेगी, मीन्स हमने उन्हें कैश में क्या कर दिया? पेड ऑफ कर दिया। अगर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है तो भी पेड ऑफ की एंट्री बन रही है। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी जन एंट्री यहां पे बना देता हूं सो दैट कि आपको यहां तक का स्टेप क्लियर हो जाए। तो भैया वसूली भाई कहता है कि रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, और आपने अगर कैश में पे किया है तो टू कैश लिख दो, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर दिया है तो भी रियलाइजेशन को डेबिट करो, और कैश की जगह पे क्या लिखो? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर कैश में पे ऑफ हो रही है तो कैश लिख दोगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनर अगर टेक ओवर कह रहा है तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल लिख दोगे। नहीं लिखा है तो भी रियलाइजेशन टू कैश एंट्री उस पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। किस वैल्यू पर? जो भी वैल्यू यहां बुक वैल्यू लिखी होगी उसी वैल्यू पे हमको बनानी पड़ेगी। आई होप सो ये स्टेप नंबर 6 तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने जो जन एंट्री थी वो 90% जन एंट्री कैसे बनेगी रिजोल्यूशन में समझा दिया है। अभी भी
90% नहीं तो 80% तो समझा ही दिया है। 10 to 20% जर्नल एंट्रीज में क्या होगा, एक क्वेश्चन के समय में आपको समझाता जाऊंगा बीच बीच में, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद कुछ बातें और समझ में क्लैरिटी से आएंगी। जैसे वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री कैसे बनती है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अब हम लोग समझते हैं लेकिन क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ओके, चलो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखो आपको सब समझ में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, ये अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना ये नॉमिनल अकाउंट है। जैसे आप रिवैल्यूएशन वगैरह बनाते थे वो भी नॉमिनल अकाउंट थे, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसे कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान से आप समझो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। ये डेबिट साइड है, ये पर्टिकुलर्स आप लिख दो, ये अमाउंट लिख लो, ये पर्टिकुलर्स लिख लो और ये अमाउंट लिख लो, ठीक है। अब जितनी भी एसेट्स आपने ट्रांसफर की है, जो यहां पर है एसेट्स जो आपने ट्रांसफर की है इधर, उन्हें यहां पे लिख लो डेबिट साइड, सारी एसेट्स को लिख लो। जैसे टू गुडविल, टू पेटेंट जो आपने ट्रांसफर की है। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि कौन सी एसेट ट्रांसफर होती है, बस यहां पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, ओके, टू बिल्स, receivable, टू सैंड्री डेटर, टू प्रीपेड एक्सपेंस, टू accrued income, to accrued income, कैश इन हैंड तो ट्रांसफर नहीं होता और ये भी ट्रांसफर नहीं होता, बताने की जरूरत नहीं है। सारी एसेट्स इधर ट्रांसफर कर ली। लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज बैंक लोन, क्रेडिट साइड जो लायबिलिटी है, बाय क्रेडिटर्स ट्रांसफर, बाय बिल्स पेबल, ओके, एंड देन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ट्रांसफर। तो एसेट्स इधर ट्रांसफर कर ली डेबिट साइड, लायबिलिटी इधर ट्रांसफर कर ली क्रेडिट साइड। अब जो भी एसेट्स सोल्ड ऑफ हो रही है, तो सोल्ड ऑफ हो रही है तो उन्हें इधर लिखेंगे एसेट्स के अपोजिट इधर। तो एसेट्स को बेचने से या तो हमें कैश मिलेगा या बैंक जो भी मिलेगा, इधर एसेट बिकेगी तो कैश आएगा, नहीं तो पार्टनर ले लेगा, तो उस पार्टनर का यहां पे नाम लिख देते हैं, गॉट इट। लायबिलिटीज जो पेड ऑफ होंगी ये जस्ट अपोजिट इधर लिखेंगे। जो भी लायबिलिटी पेड ऑफ हो रही है या तो बैंक या कैश, और नहीं तो पार्टनर ले लेगा। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा है कि वो पेड ऑफ होंगी कि नहीं, तो भी हम उन्हें टू बैंक और कैश के अंदर ऐड करके कंसीडर कर लेंगे। अगर किसी एसेट के बारे में नहीं लिखा है कि वो सोल्ड ऑफ हुआ कि नहीं एडजस्टमेंट में, तो उसे यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब कुछ ट्रीटमेंट, कभी कभी WCR भी यहां पे आता है और IFR भी आता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैंने WCR और IFR, WCR मतलब होता है वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व और IFR मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो अभी मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं बिकॉज अभी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आ गई। इसके अलावा अब इतनी सारी एसेट्स अगर बिक रही है और लायबिलिटीज पेड ऑफ हो रही है, तो कुछ खर्चा तो वसूली भाई का हो रहा होगा। तो रियलाइजेशन में जो भी एक्सपेंस आएगा वो भी यहां पे लिखा जाएगा टू कैश या बैंक
ये एक्सपेंस की बात हो रही है। तो ये हमने लिख दिया, ये इधर एसेट्स ट्रांसफर हो गई, इसके जस्ट अपोजिट एसेट्स क्या हो गई, सोल्ड ऑफ हो गई या तो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। इधर लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, उसके जस्ट अपोजिट क्या हुआ, लायबिलिटीज पेड ऑफ हो गई या पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। ये हो गए रियलाइजेशन का एक्सपेंस। कुछ नहीं करना है, अब इनके बीच में डिफरेंस यानी बैलेंसिंग निकालनी है। इधर क्रेडिट साइड है, इधर डेबिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ग्रेटर है तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो अपना प्रॉफिट हो जाएगा रियलाइजेशन पे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, वो पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। गॉट इट। और अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड से जो डिफरेंस आएगा वो लॉस होगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ए और बी के कैपिटल में किस रेशियो में, भाई यहां पे केवल एक ही रेशियो दिया होता है क्वेश्चन में, यहां पे ओल्ड और न्यू नहीं होते, सिर्फ एक ही रेशियो होता है। तो प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा, इस साइड प्रॉफिट आएगा और इस साइड क्या आएगा, लॉस आएगा। प्रॉफिट भी पार्टनर्स के बीच में बटेगा, एस और बीस कैपिटल के बीच में, और लॉस भी एस और बीस कैपिटल के बीच में बटेगी। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो इस तरह से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, इधर एसेट ट्रांसफर की, इधर एसेट बिकी, इधर लायबिलिटीज ट्रांसफर की, इधर लायबिलिटीज पेड ऑफ हुई या पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, इधर रियलाइजेशन एक्सपेंस आ गया। और फिर क्या आया, दोनों के बीच का अपने डिफरेंस निकाला। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से तो लॉस आएगा, वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, केवल एक ही रेशियो में जो क्वेश्चन में गिवन है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मैंने जन एंट्रीज आज बताई है वो आपको क्लियर होगी और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में सीखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लेंगे। तो ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की फुल कोशिश करूंगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।